हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अविनाश सिंह, मैथ्स फैकल्टी आर के क्लासेस। आइए सॉल्व करते हैं जो बोर्ड ने सेट 3 वाला जो पेपर था बोर्ड में आज के डेट का, मैं उसका सोल्यूशन पूरा कराता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, यानी 94.2 कर्ड सरफेस एरिया। और कर्ड सरफेस एरिया होता कितना है? 2 पाई आर एच, और पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 3.14। 2 पाई आर, आर की वैल्यू आपको नहीं पता, आर ही निकालना है, और एच दे रखा है 5। ठीक है, तो आपको पूछ रखा है कि रेडियस कितना होगा, रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस निकालना है, यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 2 जा 10, और 10 से यहां पे एक पॉइंट इधर आगे खिसक गया, यानी डायरेक्टली आर की वैल्यू कितनी हो गई? 94.2 डिवाइडेड बाई 3.14। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है, सॉरी 31.14, 31.4। ठीक है, तो ये सीधे सीधे दिख रहा है 14 3 जा 12, 42, 14 3 जा 42, यानी ये 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जिन्होंने पाई की वैल्यू अगर गलती से 22/7 लिया तो उनका आंसर 2.9 आया होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। अच्छा, टेस्ट में 80 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक, आपसे कह रहा है मॉडल क्लास क्या होगा। तो मॉडल क्लास क्या होता है भाई? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ये लेस देन दिया है, तो लेस देन 3, लेस देन 10 मतलब 0 से 10, ये क्या हो जाएगा? 10 से 20, ये 20 से 30, इस तरीके से 30 से 40। तो ये इंटरवल सारे चेंज होंगे, वैल्यूज भी। ये लेस देन, ये तो 3 होगा, यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हुआ? 9, तो यहां पे वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक, यहां 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यहां 57 में से 27 सब्ट्रैक्ट करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 30। और यहां 75 में से जरा 57 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 50 और 20, 20, यानी ये 18 आ जा रहा है, और यहां पे सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी वैल्यू 5 आ जा रही है। दैट मींस कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू यहां पे लेस देन 40 वाले में, तो मॉडल क्लास वही हमारा हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 to 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट, क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4। तो हाइट की वैल्यू कितनी दी है? 2.4 मीटर, एंड बेस रेडियस कितना दिया है? 0.7। तो कितना एरिया लगेगा? ठीक है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है? एरिया मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा है। द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर ऑफ, क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड बेस रेडियस दिस। तो जरा ध्यान देना है आपको, आपको सिलेंडर जो बनाना है वो आपको ऊपर और नीचे क्लोज भी करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया टीएसए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टीएसए हो जाएगा 2 पाई आर, और पाई स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं है, तो 2 पाई मतलब 22/7 पाई, और आर की वैल्यू कितनी दी है? 0.7, 2 पाई आर, और एच प्लस आर, तो एच की वैल्यू है 2.4 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 0.7। तो जरा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7, ये 0.1 टाइम्स, तो ये हो गया 22 2 44, 44 इंटू 0.1, 4.4 इंटू, अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया 7 और 4 11, ये वैल्यू कितनी हो गई? 7 और 4 11 को 1 कैरी, 1 2 1 3, 3.1। तो जरा अगर हम इसको देखें तो सीधे सीधे ये वैल्यू 4 3 12, 12 के आसपास कौन सी वैल्यू है? 13, और यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो यूनिट डिजिट केवल सी ऑप्शन का है, यानी यही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,2√5 एंड, और दूसरा पॉइंट क्या है? -2√5, 0। तो आपको पता है कि डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, और x2 को अगर ये मैं मान लूं तो ये हो जाएगा -2√5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2√5 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये तो 0 सब्ट्रैक्ट होने से तो वही वैल्यू मिलेगी, 2 2 4 5 20 और प्लस 20, ये दोनों वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 20, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, रूट के अंदर 40, रूट के अंदर 40 कितना होता है 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 में से 2 बाहर आया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 10, तो 2 रूट 10 है क्या कहीं ऑप्शन में भाई, हाँ है 2 रूट 10, तो ऑप्शन नंबर ए, तो फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है 2x² माइनस x माइनस 1, तो यहां से पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी ही, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 1/2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी c बाई ए, तो c बाई ए यानी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -1/2, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सारी वैल्यूज रखिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1, यानी वैल्यू कितनी आ गई 5/4, कहीं है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल्स टू 0 प्लस kx माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हैज रैशनल रूट्स, ओके रैशनल रूट्स, तो हमें पता है कि श्रीधराचार्य मेथड से जो रूट्स निकलते हैं वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बाकी कोई वैल्यू तो रूट में है ही नहीं, तो रैशनल ना होने का केवल एक लॉजिक इस d से आता है, तो d की वैल्यू जरा चेक करते हैं, तो d कितना होगा, d इक्वल्स टू हो जाएगा b² माइनस 4ac यानी k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू c यानी -4, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये कितनी हो जा रही है k² 4 4 जा 16 प्लस 32, ठीक है, d की वैल्यू k² प्लस 32। अब आपको चेक करना है कि ये क्या हो जाए, ये हो जाए, अगर आपको रैशनल रूट्स चाहिए तो इसकी वैल्यू आपको क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ये कब होगा, ये आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, जरा वैल्यूज रखिए, 2√2 रखा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 √40 नहीं, √40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है 2, तो 2 पे जरा चेक करिए, 2 2 जा 4, हाँ 32 और 4 36 यानी 36, हाँ 6 का स्क्वायर है, ये ऑप्शन हो सकता है। प्लस -2, हाँ बिल्कुल स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो बी तो सही था लेकिन उससे ज्यादा सही सी था। और लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कितना, लास्ट ऑप्शन है √2, तो √2 रखने पे भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4, सीधे वैल्यूज रखनी है, सॉल्व करना है, 3/4 टाइम्स tan² 30, tan 30 होता है 1/√3 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस सेक स्क्वायर 45, सेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा 4/4 यानी 1, तो 1 - 2 यानी -1 कहीं है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरे वाह ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई ने कैसे आपको कंफ्यूज किया है, ये भी वैल्यूज दी हैं। अच्छा मैंने बार बार बताया था कि जो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे जहां कट करती हैं, जो भी ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने जीरोज होते हैं, तो यहां कट कर रहा है, यहां वैल्यू है -5, तो -5 रूट है, सब में है नहीं इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो रूट होगा नहीं, ये रूट नहीं होगा क्योंकि ये कट नहीं कर रहा, पॉइंट दिखा रखा है इन्होंने, तो ये तो होगा नहीं, फिर कौन सा होगा, 0 है क्या, हाँ 0 है यहाँ, और 0 0 0 यहाँ है, ओके, और 7, तो -5 0 7
कई लोगों ने ये भी लिखा होगा, बट ये गलत है, डी भी गलत है, ठीक है। तो और ए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, ठीक, जीरो इज ऑल्सो अ रूट क्योंकि वहां भी कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -507, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, अच्छा देखते हैं भाई, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, क्या क्या है, के एक्स माइनस, सबको एक तरफ लाते हैं, -y -2 इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x - 2y - 3 इक्वल टू 0। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए मैंने रिवीजन क्लास में बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो जरा वैल्यू पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, k/6 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल, 2/3। तो जरा सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व किया तो k की वैल्यू क्या आएगी, 6 यानी 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो k की वैल्यू 3 आ गई। ओके, k की वैल्यू 3 किस ऑप्शन में है, ए में है। लेकिन आगे भी चेक करते हैं, k की वैल्यू अगर हम k/6 इक्वल टू 2/3 रखेंगे तो 3 2 जा, यानी k की वैल्यू 4 आ गई। अरे इसमें तो दोनों ऑप्शंस आ गए, k की वैल्यू 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि फिर वैल्यू जरा रख के देते हैं, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये किसी पे सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा होगा। एक काम करते हैं, पहले वैल्यू जरा रख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - y - 2 इक्वल टू 0 एंड 6x - 2y - 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, लेकिन ये हो गया 2/3। सीबीएसई गेम खेल गई आपके साथ, सीबीएसई गेम खेल गई। तो जिन्होंने पहला ही रूट निकालने के बाद आंसर टिक करके आगे बढ़ गए, तो सीबीएसई ने उनको तुरंत 0 मार्क्स भी रिवाइड करके आगे बढ़ गई सीबीएसई, ठीक है, खेल गई थोड़ा सा सीबीएसई। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैल्यू आपको चेक भी करनी होगी, ठीक है। ये तो बड़ा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो p+1 p-1 की वैल्यू बराबर होगी 2p+3 में से, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए p+1 को, तो जरा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहां से तो p कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो +1 + 1 2 हो जा रहा है, 2 इक्वल्स टू 2p+3 -p - 1, ठीक। तो ये 3 में से 1 घटा तो 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है, p इक्वल टू 0। 0 है क्या भाई ऑप्शन में, हाँ 0 है ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ओके, वैसे आप रख के भी देख सकते थे कि किसमें p फॉर्म हो रहा है, तो 0 रखने पे -1 +1 और +3, हाँ ठीक है, 0। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,6 एंड b की वैल्यू है -12, -3। इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट, जो कहां से जा रहा है, वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यानी कि यहां से आपको क्या करना है, k/1 मानना है और आपको y वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देना है, यानी 0 इक्वल्स टू my2 यानी -3k + ny1 यानी +6 अपॉन m + n यानी k+1 इक्वल्स टू 0। ये पूरा इधर जाके 0 हो गया, तो यहाँ आपको क्या मिला, -3k + 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, -3k इक्वल्स टू -6 यानी k इक्वल्स टू क्या मिल गया, 3 2 जा 6 यानी 2। 2:1 है क्या आंसर, कहीं कोई ऑप्शन है, हाँ 2:1, 2:1, 2:1, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन हो गया। 12th नंबर की बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी इवेंट के होने की और उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो P + Q इक्वल्स टू 1, P + Q इक्वल्स टू 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी, यानी कह रही है कि 0.08
प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी अगर 0.08 है 8 है, दैट मीन्स कि 80% चांस है कि वो लॉटरी जीतेगी। अगर उसने 6000, इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, तो यानी कि 80% टिकट्स तो उसी ने खरीदा होगा। तो यानी कि सीधे सीधे क्या कह रहा है कि आपसे 6000 टोटल टिकट का कितना उसने खरीदा था, टोटल उसने कितना खरीदा था 80%, तो 80% मतलब 80 मतलब पॉइंट 08 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48 यानी 480, एक ही ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर सी 480, ऑप्शन नंबर सी, 20 हट जाएगा, हाँ 480, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 95 है, तो ये कितना हो जाएगा, बचे हुए एंगल्स कितने बचे, 180 में से 95 घटा तो 80 और 5 85, 85.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 85/2, ये भी हो गया 85/2, और पूरा 90 है, तो ये एंगल पूछा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 85/2, ये 85/2 होगा 42.5, तो ये घटा दो तो आंसर आ जाएगा सॉरी, ये आंसर कितना आ जाएगा 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ए इज द राइट आंसर। फिर क्या कह रहा है, इफ 2 tan a इक्वल्स टू 3, यानी यहां से tan a की वैल्यू आपको पता चल गई, tan a इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 3/2। अगर tan a की ये वैल्यू है तो यहां से आप क्या करो, साइन थीटा यहां से भी कॉमन, नहीं cos थीटा कॉमन लो, cos थीटा यहां से भी कॉमन ले लो और नीचे से भी कॉमन ले लो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 4 tan a माइनस प्लस 3, 4 tan a प्लस 3 अपॉन 4 tan a माइनस 3, और tan a आपको पता है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप ट्रायंगल बनाइए, सारे डायमेंशंस निकालिए, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू tan a की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/2 माइनस 3, तो ये 2 से 2 2 4, 3 2 6 और 3 9 डिवाइडेड बाई 2 से ये 2 2 4, ये 3 2 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 3 3 9, 3 है क्या कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट, क्या कह रहा है, इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट एवरी 5th पर्सन हैज अ व्हीकल, हर 5वें आदमी के पास एक गाड़ी है, हर 5वें आदमी के पास एक गाड़ी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन नॉट हैविंग अ व्हीकल, तो यानी 4 लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो 5 में से एक के पास गाड़ी है, मतलब गाड़ी जिसके पास है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, तो गाड़ी जिसके पास नहीं उसके पास प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/5। अभी हमने देखा तो ये कितना हो जाएगा 4/5, तो जिसके पास गाड़ी नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉट हैविंग अ व्हीकल इज 4/5, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाई 3, यानी एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, उसमें सारे ऑब्जर्वेशंस, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं सब में 3 बढ़ा दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो मीन में क्या असर पड़ेगा, मीन भी 3 बढ़ जाएगा। सीधा सा हिसाब किताब है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस 3 3 3 3 3 3 बढ़ जाएंगे तो मीन भी 3 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3, तो ये तो जीरोज 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 सीधे सीधे दिख रहा है कि -2/3 रखने पे -2/3 चलिए जरा सॉल्व कर, -2/3 जीरोज ये हैं तो सेटिस्फाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो जरा -2/3 अगर हम रखें तो 2 2 4/9, तो 4/9 यहीं जीरो हो रही है वैल्यू, बाकी कहीं तो जीरो नहीं हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ केवल ऑप्शन नंबर डी ही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो हम लिखेंगे कैसे, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स तो 0 है, तो 0x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी -2/3 इंटू 2/3, तो ये कितना हो गया 4/9, तो x² -4/9 और बाहर k,
के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया 9x² माइनस 4, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये बाहर 9 गया, इसको 5 लिखे या क्या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, के की वैल्यू कुछ भी हो, ऑप्शन नंबर डी में ही ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे, मैं होता तो डायरेक्ट पुट करके ही सॉल्व करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, असर्शन की बात करते हैं तो सारे एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, असर्शन रीजन की बात करते हैं। असर्शन रीजन क्या कह रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। सारे पेरीमीटर रैशनल नंबर नहीं भाई, अगर साइड्स ऐसे भी तो हो सकती हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 + √2, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि रैशनल ही होना चाहिए, तो असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग। ठीक, फिर क्या कह रहा है? assertion is wrong, assertion is false। ठीक, फिर क्या कह रहा है? the sum of the squares of two rational numbers is always a rational number। तो हाँ, सारे रैशनल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा रैशनल ही होता है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स, टू इरेशनल नंबर्स, हाँ ठीक है, सम ऑफ द रैशनल नंबर्स के स्क्वायर की बात किया तो रैशनल प्लस रैशनल ही हमेशा रैशनल होता है, तो उनके स्क्वायर्स का सम तो हमेशा रैशनल होगा ही होगा। ठीक है, तो रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। कहीं है assertion is false but reason is true, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन 3x + 2y = 0। हाँ बिल्कुल है, y एक्सिस पे x 0 है और 2 रखेंगे तो 2 to the 4 सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ सही है, ट्रू है। The distance of the point P 0,2 from x axis is 2 unit, ये भी सही है, बट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। तो बोथ assertion and reason are true but not a correct explanation। इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है कि इसका ये कोई रीजन है, रीजन नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं तो अपनी क्लास में 10 से 12 बार कराया है कम से कम। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या प्रूव करना है? यहां से जो भी प्रूव करना है, sin थीटा की वैल्यू हम यहां से क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा। तो या तो उठा के पुट कर दो, नहीं तो स्क्वायर बोथ साइड। क्या करो? स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा? cos की पावर 4 थीटा। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos की पावर 4 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा? 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। और शायद यही प्रूव करना है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक, ये आपको प्रूव हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आसान सा क्वेश्चन था ये एक आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी में और वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि इफ दे रखा है tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7 देन शो दैट, क्या शो करना है भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो जरा निकालते हैं, जो आएगा अगर वही आ रहा है तो प्रूव हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एक काम मैं करूंगा कि मैं ट्रायंगल वैंगल नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि कोसेक को कॉट में बदल दे रहा हूं। तो क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे भी कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या मिलेगा कि हमें tan पता है, तो यहाँ से हम कॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा इक्वल्स टू √7। और इन्हीं दोनों को हम यहाँ यूज करके और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो वैल्यू यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल हो जा रहा है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू कितनी है? √7, √7 का स्क्वायर 7, 7 माइनस 1/7। डिटेल्ड में आप लोग एग्जाम में करके आए हो, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 प्लस 7 प्लस 1/7। ठीक है, तो यहाँ ऊपर जरा सॉल्व करो तो 7 7 जा 49, 49 में से 1 घटा तो 48, 48 डिवाइडेड बाई 7 होल अपॉन ये 7 और 2 9, 9 7 जा
63 और 1 64 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, ये 8 से कट करते हैं, 8 8 6 जा और 8 8 जा, ये आ गया, यानी 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो 3/4 यही प्रूव करना था, तो वैल्यू 3/4 आ भी रही है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कई लोगों ने अलग तरीके से किया होगा, tan थीटा तो परपेंडिकुलर और बेस बना के k मान के वो सब भी किया होगा, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी सही है। ठीक है, ये थोड़ा आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 85 एंड 72 लिविंग द रिमाइंडर। तो मैंने क्या कहा था कि अगर 85 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर दे रहा है कितना, तो 1, तो 1 घटा दो तो रिमाइंडर नहीं देगा। और दूसरी वैल्यू क्या है, 72 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो 2 घटा के डिवाइड करो तो रिमाइंडर नहीं देगा। तो यहां से यानी फाइनली आपको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 84 एंड 70। तो जरा फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 12, यानी 4 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, तो यहाँ से 7 तो रहेगा ही, 4 2 ज़्यादा बार यहाँ है, और 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, 5 चौको 20, 20 तियाँ 60, 6 सत्ते 42, 420। आंसर कितना आ जाएगा, 420, 420। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 420। ओके, चलिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 420। सिंपली आपको एलसीएम निकालना था और कुछ नहीं करना था, इसीलिए 2 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 4 रेड हैं, 3 ब्लू हैं, और येलो कितना है भाई, येलो है 2 येलो बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं। ओके, तो अगर 2 येलो बॉल्स हैं तो टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल हैं 4 3 7 दोनों 9 बॉल्स हैं। तो पहला वैल्यू क्या पूछ रहा है कि रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक रैंडम एक बॉल पिक किया गया, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड कितने हैं, 4, और टोटल कितना है, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम 4/9, तो 4/9 आंसर हो गया रेड के लिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया, और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, येलो, तो येलो कितने हैं भाई 2, और टोटल कितने हैं 9, तो 2/9 आंसर। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैलोग्राम। अच्छा, ABCD is a parallelogram. AE divides the line segment BD in the ratio, AE divides BD in the ratio 1:2। ठीक है, 1:2 में डिवाइड करेगा। ओके, फाइंड द, अगर BE की वैल्यू दे रखा है 1.5, BE की वैल्यू दे रखा है 1.5, तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं, अच्छा चलिए, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल EOB, इन ट्रायंगल AOD एंड EOB, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाएगा। ठीक, ये आप मेंशन कर सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, और आपको क्या दे रखा है, दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, तो एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप लिख लेना। ठीक है, लिख के आए हो, अब क्या लिखना है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए, दिस इंप्लाइज बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको क्या मिलेगा, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, तो दोनों सिमिलर हो गए तो रेशियो बराबर कर दो, यानी आपको क्या मिलेगा, सिंपल आपको मिलेगा BO अपॉन DO इक्वल्स टू BE अपॉन AD। ठीक, BE अपॉन AD, जरा वैल्यूज रखो, ये है 1/2 इक्वल्स टू BE हमें पता है 1.5 अपॉन AD नहीं पता, तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी हो गई, AD की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट हो। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, BC, एज वी नो दैट इन एनी पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज AD, एंड एज
AD इक्वल्स टू BC, दिस इंप्लाइज BC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आसान सा क्वेश्चन था ये, एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 3, किसी भी ग्राफ पे x इक्वल्स टू 3 क्या होता है 1 2 3, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -4, -1 -2 -3 -4, यानी यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करेगी जाएगी, तो ये जहाँ कट कर रहा है वही उसका सोल्यूशन हो गया। तो वैसे ग्राफ से ही आपको डिनोट करना था, तो ग्राफ यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि जिसका सोल्यूशन हो, तो हम चेक करेंगे कि सोल्यूशन है कि नहीं है। तो जरा देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 एंड x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 तो क्या होता है, पूरे y एक्सिस पे x इक्वल्स टू 0 होता है, पूरे y एक्सिस पे x इक्वल्स टू 0 होता है, तो यही लाइन हो गई x इक्वल्स टू 0। और y इक्वल्स टू -7, लेट से इधर कहीं होगा y इक्वल्स टू -7, तो दोनों कहाँ कट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक जगह कट कर रहा है। तो कट करता है तो वो कैसा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक, तो ये सोल्यूशन होगा अल्टीमेटली, तो आपको बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। दिस इंप्लाइज दिस इज कंसिस्टेंट। ENT, ठीक है, कंसिस्टेंट। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं थोड़ा तेज करा रहा हूं क्योंकि आपको सीधे सोल्यूशन से मतलब है, आपको प्रैक्टिस तो करनी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, मतलब ये बताना है कि एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो आसान से क्वेश्चन है, बहुत बार कराया हुआ है। इन ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT, हाँ, PT इक्वल्स टू TQ, दिस इंप्लाइज एंगल TPQ इक्वल्स टू एंगल QPT, TPQ इक्वल्स टू PQT। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, वैसे भी होते ही हैं। और ये जो अंदर के एंगल्स हैं, ये छोटा वाला एंगल को मैं x मान ले रहा हूं, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो हमारे पास इस तरीके से ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं इसको x मान ले रहा हूँ, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, ये भी x हो जाएगा इस तरीके से, ये इधर है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो इन ट्रायंगल दिस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री, सबको पता है सम ऑफ बेसिक सम प्रॉपर्टी। तो जरा लगाओ, एंगल P की वैल्यू कितनी है 90 माइनस एक्स प्लस Q की वैल्यू कितनी है 90 माइनस एक्स प्लस एंगल T को मैं एंगल PTQ लिख रहा हूँ इक्वल टू 180। ठीक, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला 2x इक्वल टू एंगल PTQ। और x क्या है, आपको शो क्या करना है POPQ। तो x क्या है, x देखो XOPQ है, तो x को क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल PTQ। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज दे रखी हैं, AD दे रखा है, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, AD दे रखा है आपको 17, AD 17 है। ठीक, AB दिया है 20, AB पूरा दिया है भाई 20, AB है 20, रेडियस निकालना है। DS है 3, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 3 तो ये कितना 14 3 17 14, ये 14 तो ये भी कितना 14, ये 14 तो ये कितना 20 और 6 बचा 6, तो यही रेडियस हो गया। R की वैल्यू कितनी हो गई 6। इसको आप वर्ड्स में लिख लेना, R इक्वल्स टू 3, वर्ड्स में लिखने का काम आपका है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा R इक्वल्स टू 3 नहीं 6, सॉरी, R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 आया है, 3 लिखा हूं। ठीक, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो यही आंसर हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको क्या प्रूव करना है 2 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, आगे क्या है -3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू 0 आएगा, LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो LHS को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं, और प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं इसको, ठीक। ये वैल्यू मैं 2 टाइम्स तो था ही, तो वो तो रहेगा ही, ओके। और -3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, बाकी को मत छेड़ो, +1, ठीक। इसको जरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 2 टाइम्स ए ब्रेकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो दूसरे ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे हमारे पास क्या था, -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और अलग से +1 भी था, ठीक। तो यहाँ 2 साइन, ये तो वैल्यू 1 हो गई, ठीक। और 2 यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन की पावर 4 थीटा और -3 साइन की पावर 4 थीटा है, तो ये हो गया माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक। सेम एज 2 कॉस की पावर 4 थीटा और -3 कॉस की पावर 4 थीटा कितना हो गया, माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा। और हमारे पास क्या बचा, 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा, और +1 भी अलग से बचा, ठीक। तो ये क्या दिख रहा है, ये पूरी वैल्यू क्या दिख रही है, ये आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर माइनस कॉमन ले लें, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या दिख रहा है, माइनस बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -1। तो ये 1 होता है तो ये +1, ये होता है 1 तो ये हो गया -1 +1, यानी आंसर 0 = RHS, ठीक है, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूविंग तो आसानी होती है, आपको पता होता है रिजल्ट, ठीक। तो आंसर इसका 0 आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। तो एक रूम है जो एक सिलेंडर की तरह है और उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डोम, द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 1/2, यानी आधा है, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इसकी हाइट को अगर मैं h मान लूं तो इसका रेडियस हो जाएगा h/2, ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा h/2, ठीक। इसमें क्या दिक्कत है। फिर आगे क्या कह रहा है, द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 1, ठीक है। फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स, अच्छा वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम होगा कितना, वॉल्यूम होगा πr² h सिलेंडर का प्लस 2/3 πr³ हेमिस्फीयर का, ठीक। और पूरा वॉल्यूम दिया कितना है, वैल्यू दे रखी है 1408 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल्स टू पाई कॉमन ले लेते हैं, r² कॉमन ले लेते हैं, तो 22/7 इंटू r कितना है भाई, r² मतलब, अच्छा ठीक है लिख लेते हैं अंदर, तो r² हो गया h/2 का होल स्क्वायर इंटू h, ओके, प्लस यहां लिख लेता हूं 2/3 इंटू h/2, r और h में यही रिलेशन है ना, का होल क्यूब, ठीक। ओके, तो यहां से क्या मिल गया, जरा देखते हैं कुछ कटता पिटता है, हाँ ये तो कॉमन है, तो 7 3 जा, और ये 11 से 11 दूना 2 टाइम्स, 11 से ये कितने टाइम्स, 11 11 1 जा 11, कैरी बचा 3, और 11 2 जा 22, और 11 8 जा, और 2 से इसको फिर से काट दो, तो 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा एंड 2 4 जा, तो ये क्या आ रहा है 64/3 इधर बच रहा है, इक्वल्स टू यहाँ से h³ कॉमन है, h³ कॉमन है, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है 1/4 प्लस 2/3 इंटू 1/8। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 2 से कितने टाइम्स, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है, तो 4 3 जा 12, तो ये 1/4 प्लस 1/12, 1/4 प्लस 1/12 कितना होगा, 1/4 प्लस 1/12 कितना होगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 प्लस 1/12 कितना होगा, ये 4 3 जा 3 4/12 हो जाएगा, 4/12 मतलब 1/3, तो ये कटपिट के कितना आ जा रहा है 1/3, तो यानी ये फाइनली आ जा रहा है 64/3 इक्वल्स टू h³/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से h³ इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है 64, तो आपको पता है h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, किसका क्यूब है ये 4 का, तो h हाइट की वैल्यू कितनी होगी, क्या पूछा है इसमें, इसमें फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम
टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स, अच्छा टोटल हाइट ऑफ द रूम, तो ये h है, तो ये हो गया आपका कितना 4, तो ये 4 हो गया और इधर 2 हो गया, 4 और 2, टोटल हाइट कितनी हो गई 6, तो टोटल हाइट इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, जो भी है मीटर सेंटीमीटर देख लेना, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, क्या कह रहा है, एक कोन है जो कि एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस, एक एम्प्टी कोन है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, जिसका रेडियस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3, और हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि 1/6 वॉल्यूम छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, ठीक, बट इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है ऑन द टॉप ऑफ द आइसक्रीम टेक बाई कुछ डिग्री, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर भी ऐसे रख दिया गया, ठीक, तो कह रहा है कि नीचे इतना खाली है तो बचा कितना 5/6 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम किसका, कोन का, और हेमिस्फीयर तो रहेगा ही, उसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको क्या यही निकालना है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14, पाई की वैल्यू नहीं 3.14, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं, 5/6 इंटू 1/3 इंटू पाई तो मैं कॉमन ही ले ले रहा हूँ 3.14, ओके, इंटू आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 3 जा 9 इंटू एच कितना है भाई, एच है 12 प्लस 2/3 इंटू आर है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, तो ये जरा देखते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, 2 जा 18, इधर क्या बचा 18 और प्लस यहाँ भी कट करते हैं तो 6 से ये 6 2 जा 12, 3 से ये 3 टाइम्स 5 3 15 दूना 30, 5 3 जा 15 2 जा 30, तो ये कितना आ गया 30, तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 3.14 इंटू दिस, तो ये आ गया 3.14 इंटू 30 10 40 60 48 48, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक, कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, ठीक है, तो यही फाइनल आंसर होगा, जो भी आपका आंसर आ रहा हो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ -5,3 एंड 5,3 आर द टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल and the coordinates of find the coordinates of the find the third vertex given that origin lies inside the triangle, origin lies inside the triangle, तो आपसे कह रहा है कि origin lies inside the triangle, तो एक ट्रायंगल है, आपको क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है जिसमें एक है -5,3 और एक है 5,3 और ओरिजिन लाइज इनसाइड, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अच्छा यहाँ से क्या वैल्यू दे रखी है दिस एंड दिस, और इसको मैं मान लेता हूँ x, y, ठीक है, x, y मान लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये वैल्यू हो जाएगी 5 - 5 यानी प्लस 10 का स्क्वायर यानी 10, ये वैल्यू हो गई 10 सीधे सीधे, ठीक है, तो यानी इसका लेंथ कितना है 10, ठीक, आपको पता चल गया कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ कितना है 10, तो आपको क्या निकालना है ओरिजिन, ओके, तो लेंथ पता चल गया, तो अच्छा है, लेंथ पता चल गया तो क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ से अगर यहाँ से जो वर्टेक्स होगा ये इस लेंथ का आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल 5 था तो ये 5 हो जाएगा, 5 और हो जाएगा, ठीक, ये 5, तो यही पॉइंट ओरिजिन पे लाई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन पे आ जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ है 5 और यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है 10, तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, और ये -5 है, तो -5 से और आगे बढ़ेंगे तो ओरिजिन पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक, चलिए, और ठीक है, तो यहाँ से यानी फाइनली हमें अगर x देखें तो यहाँ से ये किस डिस्टेंस पे है, ओके, और y, तो हम अगर इसकी हाइट निकाल लें, अगर हम इसकी हाइट निकाल लें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, चलिए जरा निकालते हैं, हमें पता है ये 10 ये 5,
तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये कितना होता है, इसीलिए √3 दिया है। 100 माइनस 25 यानी कितना दे रखा है 75 अंडर रूट में, ठीक है। h की वैल्यू अंडर रूट में 75 हो जाएगी, ठीक है। h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 75, तो ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25×3 = 75, तो 5√3, 5√3, तो h कितना आ गया 5√3। √3 की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला है 1.7 × 5, तो 85, 8.5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8. ये वैल्यू कितनी आ गई 8.5, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 3 ऊपर था और कितना और ऊपर जा रहा है 8.5, तो 3 और 8.5 ऊपर जाएगा, तो 8 3 11 11.5, और x तो तुम्हारा ओरिजिन पे यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है कि एग्जैक्टली ये y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये 0,8.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 11.5, ठीक, इसको आप ऐड कर दो, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, अच्छा ये तो आसान वाला क्वेश्चन है कि आपको लेना है कि लेट √5 = a/b वेयर a and b आर को प्राइम एंड दे डू नॉट हैव एनीथिंग कॉमन इन देम, तो हैविंग नो कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड, तो 5 = क्या हो जाता है a²/b², तो यहाँ से क्या हो जाता है 5b² = a², यानी यहाँ से आप क्या लिखते हो कि 5 डिवाइड्स a², then 5 divides a also, 5 divides a also, तो यहाँ से फिर आप क्या लिखते हो 5 divides a also, तो a = 5c, a = 5c, तो a² = 25c², a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे उठा के, यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 25c² = 5b², तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5c² = b², तो यहाँ से क्या मिलेगा 5 डिवाइड्स b², यानी 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। तो फ्रॉम एबव हमें क्या मिला कि फ्रॉम एबव 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b, ठीक है। दिस इंप्लाइज a and b आर not co-prime, hence our supposition is wrong. This implies √5 is not rational. This implies √5 is irrational, ठीक है। ये तो आसान वाला क्वेश्चन है, सबको पता था कि इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये भी जो गलत किया होगा उसको तो डूब मरना चाहिए, ठीक, चुल्लू भर पानी ले और ऐसे उसी में डूब जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जया स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, तो जया ने 40 नंबर पाए, कोई टेस्ट दिया उसने, लेट से मैथ्स का टेस्ट था, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो लेट उसने x करेक्ट किया, तो लेट करेक्ट आंसर्स बी x और रॉन्ग आंसर्स बी y, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर 3 नंबर मिलेंगे तो टोटल x करेक्ट करेगी तो 3x, और अगर एक नंबर लूज कर रही है तो -y, लेकिन उस ओवरऑल पा कितनी रही है 40 मार्क्स, ठीक है। तो अगर लेट से कि उसने 3x सही पॉजिटिव वाले पाए और नेगेटिव हो गया -y, तो जो नंबर बचा उसको 40 बचा, ये इक्वेशन 1 कह रहा है कि अगर 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो यानी अब हर करेक्ट आंसर के लिए 4x और हर गलत आंसर के लिए 2y, अगर मतलब 2 मार्क्स काटे जा रहे हैं तो y नेगेटिव थे तो 2y हो गए टोटल मार्क्स, लेकिन अभी भी मार्क्स उसके 40 ही हैं। जया अगेन वुड हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ठीक है। अगेन ये 40 मार्क्स ही पाई, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और जरा 3 2 6x और -2y = 80, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो गया -2x = -40, तो x = कितना आ गया x = 20, ठीक है। तो टोटल करेक्ट आंसर्स हो गए 20, टोटल करेक्ट आंसर्स 20 हो गए। एक काम करो तो 20 करेक्ट आंसर 20 दूना 40 नहीं 20 या 60 उसको मिलना चाहिए, यानी 20 गलत थे,
तो 20 20 40 क्वेश्चन थे टोटल, वैसे रख के पुट कर लो। x की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 20 यहाँ 60, 60 उधर गया तो 60, 60 उधर गया तो 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, x प्लस वाई यानी 20 और 20 40। उसने 20 सही किए तो 23 जा 60 मार्क्स आए होते अगर सारे सही होते तो, लेकिन 20 गलत किया तो इसलिए -20 हो गया, तो 40 बचा, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यही आंसर हो गया, एक बार देखना है तो देख लीजिए। ठीक, यही क्वेश्चन है। चलिए लैंग्वेज में आपको लिखना है, अगेन डिटेल लैंग्वेज आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 हो जाएगा, ये कॉर्ड है। और क्या कह रहा है कि एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फिर तो कोई बात ही नहीं, ये 60 तो ये भी 60 तो ये भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। वाह वाह क्या बात है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इस कॉर्ड की भी लेंथ हमें 14 दे रखी है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है बट होना नहीं है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्या करो, सेक्टर का एरिया निकाल के और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो थीटा यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 14 स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ट्रायंगल का एरिया जो कि होता है √3/4 इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर, हाँ साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर। यही सॉल्व करना है, तो ये 6 1/6, 14 का स्क्वायर 196, ब्रैकेट में क्या बचा, π/6 माइनस π/6 माइनस √3/4। ठीक है, तो यही आंसर लिख दो। चाहो तो यहाँ पे एक काम करो, 6 12 12 ले लो फैक्टर, तो ये हो गया 196/12, और यहाँ क्या आ गया 62 पाई माइनस यहाँ क्या आ गया 3√3, ये क्या कटेगा क्या, 12 एकम 12 12 12, हाँ कट रहा है ये 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 17 18 19, और 4 9 जा ये 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, 4 4 16 17 18 19 3 4 4 9 36, हाँ ठीक है, ये नहीं कट रहा। ठीक, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, आप इतने पे भी छोड़ सकते हो क्योंकि पाई की वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी है, तो यही आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट क्या करना है, पाई आर स्क्वायर में से जो माइनर सेगमेंट निकाला उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आसान सा था। चलिए इसमें बस डेटा कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन बेकार सी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म, तो 11th टर्म मतलब a प्लस 10d अपॉन 17th टर्म मतलब a प्लस 16d, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4, तो यहां से a और d में कोई रिलेशन निकलेगा, निकालिए जरा, 4a प्लस 40d इक्वल्स टू 3a प्लस 48d। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 40 उधर गया तो 8d, a इक्वल्स टू क्या मिला 8d, ये एक रिलेशन मिल गया। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, तो 5th टर्म मतलब a प्लस 4d अपॉन a प्लस 4d अपॉन a प्लस 20d, a प्लस 20d इसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस 20d की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू 8d यहाँ उठा के रख दीजिए, तो 8 4 12 12d अपॉन a 8 और 28d 28d, तो d से d कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 7 जा यानी 3/7 आंसर आ गया। ठीक है, a5 अपॉन a21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7 आंसर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द ratio of the sum of the first 5 terms to that of first 21 terms, first 5 terms और first 21 terms का सम भी पूछा है, यानी S5 अपॉन S21 पूछा है, तो इसको भी निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस 4d, n-1 की वैल्यू 4 हो गई, अपॉन 21/2 2a प्लस 20d। ठीक, a की वैल्यू 8d के बराबर आई थी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया 5/21 इंटू, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 8d यानी 8 2 जा 16d, 16 और 4 20, तो ये हो गया 20d डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16, और ये होता है 20 और 16 कितना होता है
36, 20 और 16 36 डी, डी से डी कैंसिल, कुछ और कट रहा है क्या? कुछ और कटते हुए नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं कट रहा, हाँ कट रहा है, 4 से 4 5 जा और 4 से 9 जा, तो ये कितना आ गया 5 5 जा 25 अपन 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 189 आंसर। ठीक है, दोनों का सम पूछा था तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आसान सा था ये, तो आसानी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एप्लीकेशन तो नहीं है, नहीं एप्लीकेशन नहीं है, सिंपल क्या कह रहा है कि 250 लॉक्स हैं, 250 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 22 लॉक्स इन द बॉटम रो, उसके बाद 21, फिर उसके बाद 20, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये कह रहा है कि नीचे 22 है, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर मतलब 21 है, 21 है, फिर 20 है, फिर 19 है, इस तरीके से ऊपर चलता चला जा रहा है स्टैक्स। तो कह रहा है कि टोटल 250 रखने हैं, तो यानी सबका सम दे रखा है, दैट मीन्स कि आपको क्या दे रखा है? सबका सम। Sn की वैल्यू दे रखी है, Sn इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 2a, यानी 2 इंटू 22 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n की वैल्यू नहीं पता, वही निकालनी है, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? 22 21, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? -1, ये ध्यान देना है, कोई +1 नहीं लिखेगा। ठीक है, कोई +1 नहीं लिखेगा, कोई जो लिखा होगा उसके मार्क्स कटेंगे, अब क्या आप तो लिख के आ ही गए हो। ठीक है, तो यहां से जरा चेक करें, तो ये 2 इधर गया तो 500 इक्वल्स टू कितना हो गया? n इंटू 44 प्लस नहीं माइनस, जरा ये भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये हो गया -n + 1। ठीक, इसको जरा और सॉल्व करें तो 500 इक्वल्स टू 45 n माइनस n स्क्वायर। ठीक, तो सबको एक तरफ ले जाएं तो n स्क्वायर माइनस 45 n, ये इधर आया तो प्लस, ये इधर आया तो माइनस, और ये तो प्लस में था ही, प्लस 500 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर करना है 500 का ऐसा कि क्या आ जाए, 500 का ऐसा फैक्टर करना है कि क्या आ जाए? 45। तो जरा करिए, 500 का ऐसा फैक्टर करना है कि 45 आ जाए, तो 50 और 10 45, क्या होगा? 25 और 20, 25 दूना 50, हाँ ये कितना हो जाएगा? 25 एंड 20। तो जरा इसको मैं ब्रेक कर दूं तो कैसे हो गया? n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n कॉमन हो गया, n माइनस 25, यहाँ से माइनस 20, तो n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 20 और 25। ठीक है, हमें n ही निकालना था। ठीक, चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइड्स ए बी एंड ए सी, साइड ए बी ए सी एंड साइड ए बी ए सी एंड साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए एम। तो ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मैंने बार बार कहा था, बहुत लोगों से कहा था कि इसको बहुत बार पढ़िए, ये जरूर आएगा, इस बार आएगा ही आएगा। ये एम मीडियन है तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, मीडियन है ना? हाँ ठीक है। और क्या कहा, और क्या दे रखा है कि ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है एबीसी, और कहाँ है, कौन सा? एबीसी ए एम, तो ए बी डी ई एफ और डी एन, डी ई एफ और डी एन। तो आपको दे रखा है कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल दे रखा है। ठीक है, मतलब आपको क्या गिवन है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू क्या गिवन है? ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू, और क्या गिवन है आपको, और क्या गिवन है? ए एम अपॉन इक्वल्स टू ए एम अपॉन ये डी एन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने बार बार बताया था कि आपको करना क्या होता है कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है। ठीक है, आप यहाँ से इसी लेंथ का इधर इसको एक्सटेंड करोगे, ए एम है, इसको कुछ भी मान लो, आर मान लो। ठीक है, तो ये आर मान लो, इसको आप क्या दिखाओगे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, दिस इक्वल्स टू दिस, सॉरी दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ऐसे ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेम एज इसको एक्सटेंड करो और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ,
ठीक है, इन दोनों को जैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, मैंने इसके बाद क्या बताया था कि आपको पता है कि दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड CPCT से, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, आपको पता है कि अब यहां से आप क्या करोगे कि अब इस वाले पूरे ट्रायंगल में ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये रेशियो और 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 ये रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल जैसे होंगे ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर हुआ दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और ये एंगल्स जैसे ही इक्वल हुए सिमिलरली आप लिखोगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो कंप्लीट एंगल जब आपको, यानी दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल, दिस इंप्लाइज बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ठीक है, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराया था। ठीक, मल्टीपल टाइम्स कराया था और बार बार मैंने क्लास में बताया था आपने कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% है, आना है। बार बार कह रहा था, अभी मैंने कल भी सॉल्व कराया था और ये बोला था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, एक बार जरूर देख लेंगे सब लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा 34 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ पैलोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, P is a point on side BC, DP is produced to meet AP at L, prove that DP। अच्छा, तो यहां से आप सीधे सीधे पैरेललोग्राम है तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल आप लिख सकते हो ना, इन ट्रायंगल DCP एंड ट्रायंगल LP, DCP एंड ट्रायंगल LBP आप क्या लिख सकते हो, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। कौन से एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, दो पैरेलल लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये एंगल्स बराबर होंगे। ठीक, अगर ये एंगल्स बराबर होंगे और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यानी दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां से, इन ट्रायंगल आपको क्या दिया है, इन ट्रायंगल DCP and ट्रायंगल LBP आप क्या लिखोगे, एंगल P इक्वल्स टू एंगल P वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल L, क्यों, क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है ना, दिस इंप्लाइज बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DCP इज सिमिलर विद ट्रायंगल LBP, तो रेशियो बराबर होंगे हैं। ठीक है, बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सिमिलर पार्ट्स, मतलब रेशियो बराबर हो जाता है सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, पहला ही चीज, अगर दोनों सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, DP अपॉन PL इक्वल्स टू DC अपॉन BL, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये मिल जाएगा, तो पहला वाला हो जाएगा। सेम एज DL अपॉन DP, DL कहाँ है भाई, DL अपॉन DP इक्वल्स टू DL अपॉन DP, तो यहीं पे +1 ऐड कर दो, दोनों तरफ +1 ऐड कर दो तो सेकंड वाला आ जाएगा, इन्हीं में दोनों तरफ +1 ऐड कर दो सेकंड वाला आ जाएगा। और क्या कह रहा है कि अगर LPPD 2:3 है तो LP कहाँ है भाई, LP अगर 2 है और PD तुम्हारा 3 है। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ, 2x और 3x। तो कह रहा है कि बताइए BP और BC, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो BP कितना हो जाएगा, जो रेशियो इसका है वो रेशियो इसका होगा, तो ये 2x हो जाएगा, और अपॉन टोटल का पूछ रहा है तो 2x + 3x यानी 5x, यानी ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:5। तो ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर, एक एरोप्लेन है 3000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another plane at an instant when the angle
An aeroplane when flying at the height of 300 meter on the ground passes vertically above another aeroplane, vertically above another aeroplane, किसी एक और एरोप्लेन के ऊपर, ये ऊपर है कि ये ऊपर है, वर्टिकली एबव, कह रहा है कि दो एरोप्लेन्स हैं, एक यहाँ है एक नीचे है, ठीक ठीक है। चलिए देखते हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इज आर 60 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 60 डिग्री है और 60 डिग्री है और कितना है 45 डिग्री है। और पहले वाले को कह रहा है कि पहला वाला है 3000 मीटर पे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है, ओके, मतलब उसके ऊपर है। तो इसको मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक। इसको मैं अगर x मान लूँगा तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, ठीक है, तो tan 45 इक्वल्स टू x अपॉन AB, तो यानी AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x, तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x, ठीक। अब आप क्या लगा सकते हो tan 60, अब आप क्या लगा सकते हो tan 60 इक्वल्स टू 3000 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस 3000 बाई x, 3000 बाई x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3000 बाई x। तो x की वैल्यू आ गई 3000 बाई √3। तो रेशनलाइज कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से 1000 टाइम्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 √3। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 √3। आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस है 3000 और हमारा ये x आया 1000 √3, तो माइनस 1000 √3, ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक, ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक, दोनों उनके बीच में, और √3 वैल्यू रख के निकाल लेना। फिर और क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ, फर्स्ट प्लेन का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट प्लेन का, फर्स्ट प्लेन यानी ऊपर वाले प्लेन का जो भी पूछा है आपसे, हाइपोटेनस पूछा है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर तो पता ही है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस sin 60 इक्वल्स टू कितना होता है, sin 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 3000 बाई हाइपोटेनस, यानी उसको मैं AD है, AD मान लेता हूँ, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू 3000 बाई AD। तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 इंटू √3 इंटू 2/√3, तो ये 2/√3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला था 1000 √3, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 2000 √3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 √3। तो ये जो आपका AD की वैल्यू है 2000 √3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, या अगर ये निकालना चाहो तो आप AC भी निकाल सकते हो। वैसे फर्स्ट प्लेन से कह रहा है, तो फर्स्ट प्लेन यानी जो पहले उड़ रही थी, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन ऑफ, हाँ तो ठीक है, इसी की बात कर रहा है, ठीक। चलिए, तो ये आसान सा एक क्वेश्चन था, वैल्यू रख के आप निकाल लोगे। फिर लास्ट सेक्शन जो बचा आपका, लास्ट सेक्शन क्या है, जो आपके केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी में पहला क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व्स सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ओके। आगे कह रहा है, इट हेल्प्स देम टू कंपेयर द and analyze the results. The table given below shows subdivision wise seasonal rainfall in mm, ठीक है, mm मतलब ये यूनिट है कि बारिश जो होती है ना, कि कितने mm की बारिश हुई, उससे पता चलता है कि पूरे शहर में कितनी बारिश हुई, ज़्यादा हुई कम हुई, 10 mm हुई, 100 mm तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 10 mm हुई, 20 mm हुई, 15 mm हुई, ठीक। चलिए,
तो ये रेनफॉल का पूरा डेटा दे रखा है, ठीक। कह रहा है कि बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास क्या होता है? जहां की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 7 की, तो यही मॉडल क्लास हो गया, 600 to 800, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ओके, मीडियन पूछा है, और आपसे क्या पूछा है? मीडियन के बाद आपसे क्या पूछा है कि मीन भी मीडियन या मीन, तो मीन निकाल लीजिए। मीन निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? आपको एक्सआई निकालना होगा। एक्सआई 200 से 400 के बीच में, 300, फिर 500, नहीं, हाँ 500, फिर 700, फिर 900, फिर 1100, फिर 1100, और फिर लास्ट में 1100, फिर 1300, और फिर 1500, कहाँ तक है ये, और फिर 1700, ये लास्ट है, ठीक। ओके, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 2 4 7 4 2 3 1 1, ठीक है। तो जरा आपको गैस डायरेक्ट मेथड से करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। ये एफ आई दिया है, ठीक। तो 3 2 जा 600, 5 2 जा 2000, और 7 7 जा 4900, और 9 4 जा 3600, और 11 दूना 2200, और 13 3 जा 3900, और 15 1 जा 1500, और 1700, ठीक। तो समेसन एफ आई एक्स आई निकाल लो, समेसन एफ आई निकाल लो। 4 2 6 6 12 1 13, 4 13, और 13 4 17, 18 19, और 3 22, 1 23, 1 24, 24। समेसन एफ आई से कितना? 1 1 2 3 5 2 7 4 9, 1 10 6 16 4 20 2 22 22, ठीक है। तो समेसन एफ आई कितना आ रहा है? समेसन एफ आई की वैल्यू आ रही है 22, ठीक। ओके, इसको जरा जोड़ लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 0 0 0 0 0, 2 0 तो रहेगा ही, 2 0, और 6 9 6 15, 6 21 22 23, और 9 23 9 32 32 32 32 7 39, और 5 44, 44 को 4 कैरी 4, और 4 2 6 4 10 3 13 2 15, और 5 20 20,000 समेसन एफ आई एक्स आई 1 समेसन एफ आई यानी 22। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 2 से 11 टाइम्स, 2 से कट कर दो तो 102 0 0, 11 से कट कर दो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, और 3 बचा तो 30, 11 2 जा 22, 8 बचा तो 11 7 जा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जा रहा है? मीन 927 mm की बारिश लगभग हर जगह ऑन एन एवरेज हो रही है, ठीक है। ऑन एन एवरेज यही बारिश हो रही है, ठीक। फिर क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि इफ सब डिविजन्स हैविंग at least 1000 mm rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision। अच्छा, अगर 1000 से ऊपर की बारिश हो रही है तो वो गुड माना जाएगा। हाउ मेनी सब डिविजन्स हैज गुड रेनफॉल? तो चूंकि ये कंटिन्यूस डेटा है तो 1000 वाला तो काउंट होगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ ये सारे गुड वाले हैं। तो यानी नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितने हैं? यहाँ से यहाँ तक में कितने हैं? 2 3 5 2 7 7। नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितने हैं कंसिडर्ड? देन हाउ मेनी सब डिविजन्स? तो 2 3 5 2 7, टोटल सब डिविजन्स कितने हैं जो अच्छे रेनफॉल में है? 7, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच टेंजेंट। अच्छा, कोई क्वेश्चन था इसके पहले, ठीक है। ये पूरा डिस्क एंटिक्लॉक, कोई डिस्क थ्रो कर रहा है ऐसे पूरा घूम के और ऐसे फेंक रहा है, तो आगे ये फिगर भी बना दिया है कि ये सेंटर है, 30 डिग्री दिया है। तो आपसे क्या पूछा है? रेडियस 75 दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी वैल्यू 75 हो जाएगी, ठीक। ये भी वैल्यू 75 हो जाएगी। ये तो 90 ही होगा क्योंकि टेंजेंट है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों छोटे वाले और बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, या जो पैरेलल लाइंस है वहां आप थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हो, जैसी भी जरूरत पड़े। तो अगर आपको ए बी निकालना है, ओके, ए बी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम ओ बी निकाल लेते हैं। पहले हम ओ बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ओ बी कैसे निकालेंगे भाई? ओ बी कैसे निकालेंगे? इसको मैं मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। इसको मैं एक्स मान लेता हूं। बी क्यू निकाल लेते हैं, बी क्यू को एक्स मान लेता हूं। लेट बी क्यू इक्वल्स टू एक्स, ठीक। उसके बाद मैं लगा दूंगा tan, नहीं
10 लगाने से नहीं मिलेगा कुछ, आपको क्या लगाना है साइन 30। तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, साइन 30 इक्वल्स टू, वैसे आप थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हो, अभी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो tan 30 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी 75 अपॉन हाइपोटेनस यानी 75 प्लस एक्स, 75 प्लस एक्स, ठीक। यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो 1/2 इक्वल्स टू 75 अपॉन 75 प्लस एक्स, तो यहाँ से 75 प्लस एक्स इक्वल्स टू 150, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 75, तो x कितना आ गया 75, x है क्या, यानी बी क्यू की वैल्यू भी कितनी हो गई, बी क्यू इक्वल्स टू आ गया 75, ये भी 75 हो गया, ठीक, ये भी 75 हो गया। बी क्यू कहीं पूछा तो नहीं था, नहीं पूछा था, ठीक है। बी क्यू की वैल्यू 75 हो गई, ओके, बी क्यू की वैल्यू 75 हो गई, तो बी क्यू की वैल्यू मैं पी भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, मैं पी भी निकाल लेता हूँ, पी भी हमें नहीं निकालना है कहीं, ठीक, मैं पी भी निकाल लेता हूँ, ठीक। अगर बी क्यू निकल गया तो मैं पी भी कैसे निकालूंगा, क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस और बेस, तो cos 30 इक्वल्स टू कितना होता है, cos 30 इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, यानी पीबी बाई अभी हमने निकाला बी क्यू की वैल्यू 75, ठीक। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीबी बाई 75, तो यहाँ से पीबी की वैल्यू कितनी हो गई 75/2√3, ठीक, ये पीबी आ गया, ठीक, पीबी इतना आ गया। अच्छा, अब मैंने ये सब क्यों निकाला, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, ठीक। तो AB के लिए मैं डायरेक्ट दिस अपॉन दिस थेल्स थ्योरम लगा रहा हूं, इन ट्रायंगल मैं थेल्स थ्योरम लगा रहा हूं, यहां से इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं, PB इक्वल्स टू कितना आ गया 75/2√3, ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट लिख लेना, ठीक, यूनिट देख लेना। तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इन ट्रायंगल BOA, इन ट्रायंगल BOA, OA is parallel to PQ, ठीक, दिस इंप्लाइज बाय थेल्स थ्योरम बाय BPT, AB निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, BQ अपॉन BO इक्वल्स टू BP अपॉन AB, ठीक, हमें AB ही नहीं पता, BQ की वैल्यू कितनी है 75, BO की वैल्यू कितनी है 150, BP की वैल्यू कितनी है, PB अभी हमने निकाला 75/2√3 और अपॉन में AB हमें निकालना है, तो ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, ये 2 टाइम्स, तो ये AB इधर गया और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो AB की वैल्यू डायरेक्टली हमें क्या मिल गई 75√3, AB की वैल्यू कितनी मिल गई 75√3, ठीक है। तो यहाँ से AB की वैल्यू हमें मिल गई 75√3, ठीक है, AB की वैल्यू 75, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक, 75√3। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ OB, OB कहाँ है, OB, तो OB तो पता ही है 75 और 75 कितना अभी हमने निकाला था, तो OB कितना हो गया टोटल 75 और 75 यानी 150, तो ये हो गया 150, ठीक। और थर्ड क्या निकालना है AP, तो AP निकालना है, अब जरा ब्रेक करके निकाल दो, तो अगेन थेल्स थ्योरम लगाओ, तो BQ अपॉन QO इक्वल्स टू BP अपॉन AP, BP अपॉन AP, ठीक है, BQ और QB, QO नहीं, QO हाँ, BQ और QO दोनों बराबर ही हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 75 ऐसे लिख देता हूं मैं, 75/75 इक्वल्स टू BP हमने निकाला है कहीं, हाँ PB निकाला है, BP की वैल्यू कितनी है 75√3/2 और अपॉन में AP हमें निकालना है, तो ये 75 सीधे सीधे AP की वैल्यू कितनी हो गई, AP की वैल्यू 75/2√3, AP की वैल्यू कितनी हो गई 75/2√3, ठीक। तो AP निकल गया, PQ कहाँ है भाई, PQ, तो PQ ये रेशियो निकाल दो, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो आप क्या लगा सकते हो, सिमिलैरिटी में लगा सकते हो, BQ अपॉन BO इक्वल्स टू PQ अपॉन AO, ठीक है। तो आप यहां से PQ निकाल लोगे, 75 इधर आ जाएगा, ये 1 और BO कितना है 2, 1/2 आ जाएगा, और AO की वैल्यू आपको पता है, AO की वैल्यू 75 है, तो 75 रख दो, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई 75/2,
2 आंसर, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 75/2। तो बस रेशियो का गेम था, आपको अलग अलग रेशियो लगाने थे और ये पूरा क्वेश्चन आसानी से हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल डिजाइनिंग, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, वाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पर्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज्ड बाय x यूनिट्स ईच टू डबल द, अच्छा मतलब पहले कुछ डायमेंशन था, पहले डायमेंशन था 18/12, तो इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इनिशियल एरिया की वैल्यू हो जाएगी 18 × 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18 2 36 को 6 कैरी 3, 18 1 18 और 3 18 19 20 21 216 216, एक बार फिर से 18 2 18 2 36 को 6 चलो 3 18 18 19 20 21 हाँ 216, ठीक है। तो इनिशियल एरिया कितना था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है कि x इधर भी बढ़ा दिया गया, x इधर भी बढ़ा दिया गया, तो इंक्रीज्ड एरिया कितना हो जाएगा, इंक्रीज्ड एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 + x × 18 + x, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 18, ये हो जाए, अभी तो हमने निकाला 216 + 12x + 18x + x², तो ये कितना आ गया x² + 30x + 216। अब हमें कंडीशन क्या दे रखा है, पहला कह रहा है कि राइट द अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करने वाला, अच्छा डबल किया है ना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x² + 30x + 216, ये पहले था और एरिया डबल हो गया है, ठीक है, बढ़ाने से एरिया डबल हो गया है, तो कितना हो गया 216 का डबल यानी 2 × 216, तो यही हो गया इक्वेशन, ठीक है। राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अच्छा ये इक्वेशन आप लिख सकते हो दिस इनटू दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप 432 लिख दो तो यही इक्वेशन हो जाएगा पहला वाला, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो यहाँ से इसको लिख लो, तो हो जाएगा x² + 30x - 216 इक्वल्स टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। फिर क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द इनलार्ज फोटो, अच्छा यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है यानी फाइनली यू हैव टू फैक्टराइज इट, 216 का ऐसा फैक्टर करो कि क्या आ जाए 30 आ जाए, तो 30 30 18 18, ये कितना हो जाएगा 216 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 4 × 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16 54 18 18 दूना 36 और 6 36 एंड 6, यस 36 एंड 6, तो ये क्या हो जाएगा x² + 36x - 6x -216, ठीक है, -216 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, x कॉमन तो x + 36 और -6 कॉमन तो x + 36 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक ब्रैकेट में x + 36, दूसरे ब्रैकेट में x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -36 नॉट पॉसिबल और x इक्वल टू 6, क्योंकि x क्या था लेंथ थी ना, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू 6 आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 6 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, x की वैल्यू 6 हो गई आंसर। तो डायमेंशन पूछा था, तो अच्छा तो ये x आया ना, आपको डायमेंशन क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि डायमेंशन यानी लेंथ, दिस इंप्लाइज लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू इनलार्ज का डायमेंशन पूछा था, तो 12 + x यानी 12 प्लस नहीं विथ इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 18 + x कितना आया भाई, x हमारा आया 6, तो 18 + 6 कितना होता है 24 और ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 + x यानी 12 + 6 यानी 18, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर यूनिट्स लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन, कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ x मेक्स द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या नया एरिया अगर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है तो जरा मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं कि x² +
30x प्लस 216 इक्वल्स टू 200। नया एरिया 200 ही तो बोला है, कितना बोला है, 220 बोला है, ठीक है 220। तो अगर इसको 220 ये बनाना हो तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है किसी वैल्यू के लिए? तो जरा देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ये इधर आया तो -4 इक्वल्स टू 0। यहां से d की वैल्यू क्या आ जा रही है, बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी यानी -4। तो d की वैल्यू कितनी आ जा रही है भाई, d की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, d इक्वल्स टू 900 और प्लस 4 चौको 16 16 यानी 916। तो ये अंडर रूट में जब ये वैल्यू रहेगी तो क्या ये बाहर आ सकती है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स में एक्स, नहीं एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये रैशनल एरिया, मतलब रैशनल, कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द न्यू एरिया इक्वल टू 220, नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये पूरा पेपर था। पेपर थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चंस ज्यादा ही अच्छे थे और कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको घुमाया था सीबीएसई ने, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, मतलब न तो आसान कहेंगे न तो बहुत टफ कहेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं फिर से कह रहा हूं कि ट्रिकी थे, आप एक बार मैच कर लीजिए और सारे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके क्या स्कोर रहे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।